गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा था। एसिडिक सॉल्यूशन का भी पीएच निकालना हमें पता है, बेसिक सॉल्यूशन का भी पीएच निकाल लेते हैं। और एसिड बेस को अगर मिक्स करोगे तो आपका अगर सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से भी पीएच निकालना सीखा है हमने। और अगर वो इक्वल अमाउंट में नहीं मिलाओगे तो आपका बफर बनता है, तो बफर का भी पीएच निकालना हमने सीख लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी पीएच को जो निकालना सीखा है उसका ग्राफ देखेंगे कि किस तरीके से कर्व उनके बनते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग टाइट्रेशन देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से टाइट्रेशन होता है किसका, एसिड और बेस का। तो आज का हमारा हेडिंग रहेगा एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन। तो अगर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट 2 अगर आपको रेडॉक्स चैप्टर ध्यान हो तो रेडॉक्स में आपने टाइट्रेशन पढ़ा है। तो टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है वहां पे रेडॉक्स में बताया जाता है। टाइट्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे तो कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा काम किससे चलेगा, पीएच से। और हमें इस बार दोनों चीजों का कंसंट्रेशन दिया होगा। बीकर में एक चीज रखी जाती है, दूसरी चीज किसमें, ब्यूरेट में, टाइट्रेशन के टाइम पे। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है रेडॉक्स वाले चैप्टर में। वहां पे रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन को देखने वाले हैं। बीकर के अंदर वो सब्सटेंस लेते थे जिसका हमें कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना होता था, और ब्यूरेट में आप उस चीज को भरते थे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता था, जो हमें लैब में पता होता था कि इसका इतने मोलर का कंसंट्रेशन का बना हुआ है। तो वो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन था। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन नहीं डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे हमें पीएच को डिटरमाइन करना है। और पीएच डिटरमाइन करने के लिए आपको बीकर के अंदर का भी कंसंट्रेशन पता रहेगा और ब्यूरेट के अंदर का भी पता रहेगा, और दोनों के रिएक्शंस होने के बाद क्या क्या किस तरीके से हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, उनके ऊपर हमें टाइट्रेशन पीएच निकालना है और उसका ग्राफ बनाना है कि वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ देखना है हमें, पीएच के साथ। तो इसमें एक क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग समझते हैं टाइट्रेशन का। एक क्वेश्चन लेता हूं, उसी से हम लोग टाइट्रेशन को समझते हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखो हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यू आर गिवन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, you are given 0.1 molar acetic acid solution in a beaker and to that 0.1 molar NaOH solution and to that 0.1 molar NaOH solution is gradually added from a burette। ठीक है, ब्यूरेट में आपने NaOH को लिया है और बीकर में आपने एसिटिक एसिड को लिया है। तो ब्यूरेट से आप NaOH सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर फ्रॉम ए ब्यूरेट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन बीकर। Calculate pH of solution in beaker when acid is 25% neutralized। When acid is 25% neutralized। आपका एसिड अगर 25% न्यूट्रलाइज हो जाता है तो आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है उस सॉल्यूशन का। तो ये बेसिकली टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। और टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बीकर होता है जिसके अंदर आप सब्सटेंस लेते हो, है ना, और एक ब्यूरेट होता है। तो जस्ट हम लोग अगर थोड़ा सा मतलब रेडॉक्स में आपने देखा ही है, जस्ट मैं उसे एक बार फिर से बना के डायग्राम के थ्रू समझा दूं आपको कि करना क्या है टाइट्रेशन प्रोसेस में। हमें हमारे पास एक ब्यूरेट होता है, हमारे पास क्या रहेगा बेटा, एक ब्यूरेट होगा। देखो ये आपका इस तरीके का ब्यूरेट बना रहता है। आप लैब में जाएंगे केमिस्ट्री लैब में तो आपको दिखाई देगा। और आप देखिए इसके साथ एक स्टैंड लगा रहता है ना, जो इसको सपोर्टिंग के लिए एक स्टैंड लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो ये सपोर्ट के लिए ये टेबल रहता है हमारे पास, इसके ऊपर आपका बीकर रखा रहेगा, जिस बीकर के अंदर सब्सटेंस का हमें टाइट्रेशन कराना है। देखो तो ये आपका हमने बीकर ले लिया, ये आपका ब्यूरेट है, ये स्टैंड होता है जो इसे होल्ड करता है, तो इसे हम लोग होल्ड करवा देते हैं।
इस तरीके से बेटा। हाँ, ये इसे कुछ इस तरीके से क्लैंप करके रखता है, ठीक है। ये हमारे ब्यूरेट को होल्ड करके रखा है, ये हमारा स्टैंड होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये स्टैंड है हमारा बेसिकली, ये स्टैंड है, ये हमारे लिए ब्यूरेट कहलाता है, ये हमारे लिए ब्यूरेट कहलाता है। ये हमारे लिए बीकर है ना, या टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं आप लोग, दोनों कुछ भी ले लीजिए। ये आपका बीकर है, ये आपका ब्यूरेट है, और ये स्टैंड इसे होल्ड कराता है। बीकर के अंदर उस सॉल्यूशन को डाला जाता है जिसका टाइट्रेशन करवाना होता है, और ब्यूरेट के अंदर वो चीज डाली जाती है जिसके थ्रू हम लोग टाइट्रेशन की वैल्यू को पता करते हैं कि क्या कंसंट्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों का कंसंट्रेशन हमें गिवन रहता है, ब्यूरेट के अंदर जो चीज भरी जाती है ब्यूरेट के अंदर, उसे हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं, उसे हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं। और जो हमारा बीकर के अंदर भरा जाता है उसे बेटा टाइट्रेट बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट्रेट बोलेंगे। तो ब्यूरेट पे आप देखोगे तो मार्किंग बना रहता है, इस तरीके का मार्क बना रहता है ना, कि कितने ml आप वॉल्यूम को यूज करना चाहते हैं, इस तरीके की डिफरेंट मार्किंग बनी रहती है, आपका स्केल होता है इसके ऊपर। इस तरीके से स्केल बनी रहती है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉब भी लगा रहता है ना। ये नॉब क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आप किस वॉल्यूम ड्रॉप वाइज आप लोग इसके अंदर वॉल्यूम को हम लोग डालते हैं। और इनके अंदर बीकर के अंदर हमने ले लिया किंसल सॉल्यूशन को। अभी गिवन क्वेश्चन में हमारा बीकर के अंदर क्या लिया है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है बीकर के अंदर, और 0.1 मोलर NaOH को लिया है किसके अंदर, मैंने ब्यूरेट के अंदर। तो देखो आपके इसके अंदर क्या भरा हुआ बेटा, 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। और बीकर के अंदर का क्या भरा है आपका, 0.1 मोलर CH3COOH, है ना। बीकर के अंदर आपका 0.1 मोलर क्या है, एसिटिक एसिड, और ब्यूरेट के अंदर क्या है आपका 0.1 मोलर NaOH। तो 0.1 मोलर NaOH को हम लोग ड्रॉप वाइज इसके अंदर ग्रेजुअली एडेड, है ना, धीरे धीरे आप आराम से इसमें से ऐड कर रहे हैं। NaOH को किसके अंदर डाल रहे हैं आप, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे जैसे आप एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, ये आपका बेटा टेबल बना है, इस टेबल के ऊपर रखे रहेंगे ये दोनों चीजें, ये आपका बेसिकली टेबल है, ठीक है। ये हमारे लिए टेबल हो गया। चलो, तो बस क्वेश्चन में डायग्राम तो यही बनाना है इस तरीके से, बार बार डायग्राम नहीं बनाना है, ये आपने पहले ही देखा है, बस मुझे समझाना था कि किस तरीके से होता है। आप ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज किसको ऐड कर रहे हो, NaOH को ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, हम लोग एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे जैसे आप एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर बेटा आप ऐड करोगे, तो हमें 4 स्टेजेस पे पीएच निकालना होता है। ये क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले मैं थीम बता दूं कि थीम क्या है, हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन का थीम क्या होता है। हमें 4 स्टेज पे पीएच को डिटरमाइन करना होता है। एक बिल्कुल स्टार्टिंग में करते हैं, मतलब t बराबर 0 पे, एक हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट पे करते हैं, एक इक्विवेलेंस से पहले और एक इक्विवेलेंस के बाद। तो 4 स्टेजेस पे हमें निकालना है। पहले तो मैं इक्विवेलेंस पॉइंट बता दूं आपको, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ये पढ़ा है आपने। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, अगर आपसे इक्विवेलेंस पॉइंट पूछ ले कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर एसिड और बेस, एसिड नीचे और बेस कहां है आपका ऊपर, एसिड या बेस दोनों का इक्विवेलेंस क्या हो जाए, सेम। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमने पढ़ा था ना, तो उसी तरीके से इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लोग यही बोलेंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट पे होता क्या बेटा, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड या टाइट्रेट बोल दो, इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट। इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट, दैट इज, इसे आप बोल सकते हैं, हमारे लिए एसिड बेस टाइट्रेशन है तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। ठीक है बेटा, ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट का मीनिंग होता है। इक्विवेलेंस पे एसिड का और बेस दोनों का इक्विवेलेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और बात आ रही है इक्विवेलेंस निकालेंगे कैसे, तो बेटा ये इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या सीखा हमने, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये सब आपको पहले से फॉर्मूला पता होगा, जस्ट मैं उनको रिवाइज करा रहा हूं। ये डायग्राम भी इवन आपके दिमाग में होगा, क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे, पहले हमें समझ में थोड़ा आ जाए कि टाइट्रेशन करने का मतलब क्या है। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और आपको ये भी पता है नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी को क्या, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी इनटू एन फैक्टर भी लिखा जाता है।
तो नॉर्मेलिटी को हम लोग लिख देते हैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इंटू क्या है आपका बेटा वॉल्यूम। ठीक है, तो इक्विवेलेंस की जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी लेंगे, उसका उस एसिड या बेस का एन फैक्टर लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता हो तो एक और फॉर्मूला इक्विवेलेंस का होता है, तो जस्ट मैं नीचे लिख देता हूं, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हम लोग यूज क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ठीक, या हमें पता है मोलरिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो अगर बेटा, मोलरिटी और वॉल्यूम तो क्या मिल जाता है, मोल्स मिल जाता है। तो एक और फॉर्मूला इक्विवेलेंस का होता है क्या, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, और ये इतना पहले समझो कि ये चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई, उन्हीं चीज को मैं बता रहा हूं। इक्विवेलेंस पॉइंट का ईपी का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट, ईपी का मतलब क्या है आपका, ईपी मतलब होता है हमारे लिए इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जिसपे दोनों का अमाउंट क्या हो जाता है, सेम, एक दूसरे को आपस में दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सेम। तो ये है। अब टाइट्रेशन करने में हमें 4 स्टेजेस का ध्यान रखना है। टाइट्रेशन कराते समय बेटा कितने स्टेज आते हैं, 4 स्टेज आपके टोटल टाइट्रेशन कराते समय दिखाई देने वाले हैं। तो उन चारों स्टेजेस को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं। हर टाइट्रेशन के क्वेश्चन में वही 4 स्टेज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले उन 4 स्टेजेस को अब बता देता हूं मैं आपको, किस किस समय पे आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले, अच्छा एक चीज और बता दूं, एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे हम लोग पीएच टाइट्रेशन कर्व भी बुलाते हैं, पीएच टाइट्रेशन कर्व। इसका एक और नाम क्या है बेटा, पीएच टाइट्रेशन कर्व भी इसे बुलाया जाता है, एसिड बेस टाइट्रेशन को। ये भी ध्यान रखिए क्योंकि हम लोग पीएच का ग्राफ ही बनाने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन हमारा दिया है, यू आर गिवन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन ए बीकर एंड टू दैट 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड फ्रॉम ए ब्यूरेट। इस ब्यूरेट से हम लोग ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं, इसमें ड्रॉप वाइज इस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, 1-2 बूंद, एक चीज और इंफॉर्मेशन थोड़ा सा जान लीजिए, 1-2 बूंद हम लोग 1 और 2 ड्रॉप इंडिकेटर का भी डालते हैं। 1 और 2 ड्रॉप किसका डालते हैं, देखो पहले आइडिया मिल जाए हमें पूरा, हमें बस आइडिया मिल जाए इसका, उसके बाद हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल सी प्रैक्टिस करने है किस तरीके से। तो 1 और 2 ड्रॉप किसका डाला जाता है, इंडिकेटर का। इंडिकेटर का काम क्या है इसके अंदर, इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करके रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी देता है। अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो आपका कलर, उसके इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपने अगर 1-2 बूंद और ऊपर से डाला तो आपका कलर चेंज बताता है। ये इंडिकेटर के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा रेडॉक्स के अंदर, यहां भी हम लोग इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ेंगे, ये आगे इंडिकेटर वाला पार्ट बाद में आएगा। इसके अंदर 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर की जरूरत होती है। इंडिकेटर बेसिकली क्या है, ऑक्सिलरी सब्सटेंस होता है जो मदद करता है हमें, है ना, इस चीज की जानकारी देने में कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो देखो हमें जो करना है, 4 स्टेजेस पे पीएच को डिटरमाइन करना होता है। 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं उनको लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आप बेटा, सबसे पहले हम लोग पीएच निकालते हैं T बराबर 0 पे। T बराबर 0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, T बराबर 0 मतलब स्टार्ट करोगे। आप जब स्टार्ट करने जाओगे इसी टाइट्रेशन को अगर ले लिया जाए, अगर आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते समय क्या NaOH का कोई भी अमाउंट ऐड होगा, नहीं। स्टार्ट का मतलब हो गया कि हमारा जो ब्यूरेट में चीज रखी गई है उसका 0 ml ऐड करना। 0 ml मतलब इसको ऐड ही नहीं किया, तो केवल स्टार्टिंग में आपके पास केवल क्या रहेगा, जो भी चीज बीकर में मौजूद होगी। और बीकर में हमारे पास इस समय क्या बेटा, CH3COOH। तो स्टार्टिंग की बात करूं तो अगर स्टार्टिंग में केवल और केवल हमारे पास क्या है, CH3COOH है। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट में हमेशा वो चीज रहेगा जो बीकर के अंदर मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो T बराबर 0 पे हमारे पास एसिटिक एसिड होगा, और एसिटिक एसिड होगा तो इसका, ये हमें पता है ये किस तरीके का एसिड है, वीक एसिड है। तो हमारा पीएच डिटरमाइन करने का काम किससे होगा, वीक एसिड से होगा, क्योंकि वीक एसिड का हमें पता है K/C का रेशियो निकालते हैं और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये पहला था। सेकेंड को मैं छोड़ा हूं, अभी थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। थर्ड पॉइंट होता है एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो अभी मैंने आपको समझा दिया। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसपे दोनों का अमाउंट सेम हो जाए।
तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करो तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, जितना इक्विवेलेंस ऑफ बेस होगा उतना इक्विवेलेंस ऑफ क्या हो जाएगा, एसिड। मतलब एक दूसरे को ये दोनों कंप्लीटली क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और दोनों अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो उस समय क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमेशा ही आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्ट मिलने वाला है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये दोनों का इक्विवेलेंस आपस में बराबर होगा, और आपस में बराबर होने का मतलब दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे केवल क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। और कौन सा सॉल्ट यहाँ पे चूंकि मिलने वाला है हम लोगों को, यहाँ पे हमें मिलने वाला है CH3COONA, ठीक है। मतलब ये हमारा पार्ट हो जाएगा किसका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। किसका पार्ट हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर कभी पीएच निकालना होगा तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें स्टार्टिंग में पीएच निकालना होगा तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, जो भी चीज बीकर में रखा होगा। अगर एसिड रखा है तो एसिड, बेस रखा होता तो बेस की जरूरत पड़ती। अब सेकंड और फोर्थ पॉइंट देखो क्या होता है। सेकंड पॉइंट होता है बेटा हमारे लिए बिफोर ईपी। सेकंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। ईपी के ऊपर वाले को बिफोर ईपी और बाद वाले को बोलते हैं आफ्टर ईपी। यही 4 पॉइंट्स पे पीएच को हमें डिटरमाइन करना होता है। पहला स्टेज 0 पे, थर्ड स्टेज है इक्विवेलेंस पॉइंट, उसके ऊपर वाला बिफोर ईपी और लास्ट वाला आफ्टर ईपी। तो बिफोर ईपी की बात करो तो बेटा बिफोर ईपी का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले तो इसके अंदर एसिटिक एसिड था ही, और इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आप मतलब इनमें से कुछ ड्रॉप आपने ऐड करना शुरू कर दिया NaOH का। तो जैसे ही आप कुछ ड्रॉप NaOH का एसिटिक एसिड के साथ ऐड करोगे तो ये दोनों, ये एसिड है ये बेस है, आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके तुरंत क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब यहां पे देखो आप, अगर मान लीजिए सपोज करो आपने इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आपका मान लो 50 ml पे आने वाला है, कितने पे, 50 ml। NaOH का अगर 50 ml आप डालोगे तो ये क्या होगा, अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है, अगर इसको भी 50 ml ले लोगे तो, एक कहने की बात है। तो मान लो इसका मैं 5 ml डालूंगा तो क्या होगा, 5 ml छोड़ो, आप 1 बूंद भी डालो। अगर आपने 1 ड्रॉप ऑफ NaOH का अगर ऐड किया इसके अंदर, तो तुरंत बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट बनाएंगे। तो क्या पूरा का पूरा ये एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा क्या सॉल्यूशन से, पूरा एसिटिक एसिड खत्म अभी भी नहीं होगा। एसिटिक एसिड का कुछ अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया है जैसे कि पीएच निकालिए जब 25% न्यूट्रलाइज हो। 25% का मतलब आप जितना भी अमाउंट लोगे ना उसका केवल कितना न्यूट्रलाइज होना चाहिए, 25%। मतलब आपने अगर 100 मोलर लिया होता तो 25 मोलर किसमें चला जाता, सॉल्ट में, तो 75 मोलर किसमें रहता है, एसिड में। मतलब आप बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले की बात करोगे तो कुछ इसके अंदर सॉल्ट भी बन चुका होगा और एसिड तो पहले से रहेगा ही रहेगा। तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करो तो आपका देखो ये CH3COOH, ये एसिड तो रहने ही रहने वाला है, और कुछ इस एसिड का अमाउंट इस बेस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो न्यूट्रलाइज होके क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा, CH3COONA। तो आप देख सकते हैं अब वीक एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी है। मतलब बेसिकली ये हमारे लिए किसका केस हो गया बेटा, एसिडिक बफर का। ये हमारे लिए किसका केस हो गया, एसिडिक बफर का। तो मतलब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट आपको अगर पीएच निकालना है तो उसके लिए आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, एसिडिक बफर, क्योंकि अब इसके अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या है, एक बफर बन चुका है। एक बार ये समझ जाओगे तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करो तो इक्विवेलेंस पॉइंट आने का मतलब क्या है कि एसिड और बेस ने आपस में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एसिड और बेस ने अगर आपस में कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या हो गया बेटा, सॉल्ट बन चुका है। अब आफ्टर ईपी क्या अब एसिटिक एसिड बचा होगा, एसिटिक एसिड नहीं बचा, ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो आप जो भी ब्यूरेट में लिए हैं उसकी वजह से पीएच आएगा, क्योंकि आप क्या डाल रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को डाल रहे हैं। तो आफ्टर ईपी केवल और केवल आपको क्या दिखाई देगा, NaOH। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्ट नहीं बना है, सॉल्ट तो बन ही चुका होगा इसके अंदर, कौन सा, CH3COONA। तो हमें पता है ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें पता है NaH और CH3COONA के मिक्सचर में हमारा पीएच डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा, NaOH करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अब हमारा पीएच डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होने वाला बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू। यही 4 पॉइंट आप दिमाग में बना लीजिए कि ये 4 पॉइंट हमें हर टाइट्रेशन के अंदर इस तरीके से मिलने वाला है।
कौन कौन से 4 पॉइंट? सबसे पहले स्टार्टिंग में वो चीज रहती है जो बीकर के अंदर रखा जाता है। अब वो चाहे एसिड हो सकता है चाहे बेस हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट में क्या रहता है? लास्ट में हमेशा वो चीज बचेगी जो ब्यूरेट के अंदर भरी गई होगी, ठीक है। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमेशा ही क्या आने वाला है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आपका क्या आने वाला है? बफर। तो ये 4 चीजें हमेशा मिलनी है। ऊपर या तो एसिड आएगा या तो बेस आएगा, लास्ट में भी या तो एसिड आएगा या तो बेस आएगा, बीच में आपका बफर भी आएगा और फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके ऊपर बफर, ठीक है। ऊपर एसिड ले लोगे तो कंडीशंस थोड़ी चेंज होगी, पर निकालने यही 4 पॉइंट्स होंगे। एसिडिक बफर की जगह में भी पॉसिबल कि बेसिक बफर बने, मतलब ये 4 चीजें आनी है। क्या 4 चीजें आएंगी? एक तो बीकर में जो रखी हुई चीज है वो सबसे पहले आएगा t बराबर 0 पे, जो ब्यूरेट में भरा है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, आफ्टर ईपी। और ईपी पे क्या आएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगा। और ईपी से पहले बेटा बफर आएगा आपका। ये 4 आप थीम बस दिमाग में बना लीजिए, ये 4 चीजें हमेशा आनी ही आनी है इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो अब इसके ऊपर बस हम लोग अब क्वेश्चंस पे अपने आ जाते हैं। ये मेरा काम था समझाना कि क्या थीम है, किस तरीके से हमें काम करना है इसके ऊपर। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं अपना। हमें बोल रहा है यू आर गिवन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन ए बीकर एंड टू दैट 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड फ्रॉम ए ब्यूरेट। ब्यूरेट से आप ऐड कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। हमें बोल रहा है कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन इन बीकर व्हेन एसिड इज 25% न्यूट्रलाइज्ड। 25% एसिड इज 25% न्यूट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि एसिड का 25% किसमें चला जाए? सॉल्ट में बन जाए, तो बचेगा कितना? 75। तो परसेंटेज दिया है तो थोड़ा सा एक और आइडिया दे दूं मैं यहाँ पे। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब हो गया 100% न्यूट्रलाइजेशन। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 100% न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ही हो गया कि जितना एसिड था वो पूरा का पूरा बेस के साथ क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब 100% न्यूट्रलाइजेशन। और बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब हो गया 0 to 100%। 0 to 100% न्यूट्रलाइजेशन। अगर 0 से लेके 100 के बीच का कोई भी परसेंटेज की बात करेगा बेटा, देखो 0 से लेके 100 के बीच का कोई भी बात करेगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया? इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले की बात होगी। आपने कुछ अमाउंट, जैसे ही आपने कुछ अमाउंट मान लो 25% दिया, 25% न्यूट्रलाइज किया, तो 25% तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए, तो 75% एसिड का अभी भी बचा रह जाएगा ना बीकर के अंदर। तो हमेशा किस तरीके का होगा? जब भी 0 से 100 के बीच कोई यूनिट आएगा तो हमेशा क्या रहेगा? आपका बफर का केस बनेगा। तो इस चीज को दिमाग में बना लीजिए। अब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यही 4 चीजें हमें बस दिमाग में रखना है। तो ये हमारा टाइट्रेशन का स्टेप्स होते हैं, इन्हीं चारों को हमें बार बार यूज करना है, ठीक है। चलो, तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एसिड इज 25% न्यूट्रलाइज्ड। तो अभी से समझा देता हूं मैं। देखिए, एसिड इज 25% न्यूट्रलाइज्ड का मीनिंग क्या है? एसिड इज 25% न्यूट्रलाइज्ड। तो अगर बेटा 25% एसिड का न्यूट्रलाइज होने का मीनिंग क्या है? इसको देखो, ये ओरली हो जाते हैं सब सवाल, है ना। इन सब सवालों को ओरली कैसे करते हैं अभी बता रहा हूं, तो आ जाएगा आपको। देखो, सपोज करो आपने एसिड के 100 मोलर ले लिए। एसिड के कितने ले लिए? 100। तो 25% अगर न्यूट्रलाइज हो गया बेटा, तो एसिड का बचेगा कितना? एसिड का कितना बच जाएगा? 75 बन जाएगा, बच जाएगा। और कितना न्यूट्रलाइज हो गया? कितना न्यूट्रलाइज किया इसने? न्यूट्रलाइज किया है 25%। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन 25% का हुआ तो 100 का 25 किस में चला जाएगा बेटा? सॉल्ट में। 100 का 25 किस में चला जाएगा? सॉल्ट में। आपने सपोज करो अभी इस क्वेश्चन को 25% न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? एसिड अगर आपने 100 लिया तो एसिड का 75 एसिड में रह जाएगा, और आपने 25% न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इसका 25% किस में चला जाएगा? सॉल्ट में। तो अब आप देख सकते हैं बीकर के अंदर आपके पास सॉल्ट भी मौजूद रहेगा और एसिड भी मौजूद रहेगा। और जब भी ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो बेटा ये तो हमारे लिए बफर ही बनने वाला है ना। ये तो हमारे लिए क्या बनने वाला है? बफर। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन इन बीकर व्हेन एसिड इज 25% न्यूट्रलाइज। मतलब इस एसिड का 25% न्यूट्रलाइज हो जाए तो बताइए आपका pH कितना होगा। तो हमें पता है 0 से 100 के बीच में कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो बेटा हमेशा क्या बनाएगा? बफर। और बफर बनेगा तो ये कौन सा बफर बनने वाला है हमारे पास? क्योंकि एसिड्स का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा बफर बनाने वाला है? एसिडिक बफर। और क्या क्या बचा रहेगा हमारे पास? CH3COOH पहले से रहेगा, 75% एसिड का अमाउंट बचा रहेगा, और प्लस
सॉल्ट भी बन चुका है कौन सा, CH3COONA। तो अब एसिडिक बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो बस फॉर्मूला लगा के पीएच निकाल लो। फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने कल ही देखा था, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये फॉर्मूला होता है। तो बफर सॉल्यूशन चूंकि इसके अंदर अब बफर बचा हुआ है तो बफर का फॉर्मूला लगाएंगे और बस इसमें वैल्यूज को डाल दो। तो मैंने एसिटिक एसिड का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, वो हमें देना चाहिए यहाँ पे, यहाँ मैं दे देता हूँ KaCH3COOH का K मैंने आपको 10⁻⁵ ये दिया हुआ है, ये गिवन है आपका क्वेश्चन में, ठीक है। K ऑफ एसिटिक एसिड कितना 10⁻⁵, तो pK की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना रखोगे, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन देखो जितने परसेंट न्यूट्रलाइजेशन होता है वो सॉल्ट में बदल जाएगा, एसिड का जितना परसेंट बोलेगा न्यूट्रलाइज हो रहा है वो किस में जाएगा, सॉल्ट में। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना 25, और जो भी बचेगा 100 में से जो बच गया वो किस में रहेगा, एसिड में, 25/75, तो ये हमारा कितना आ रहा है 5 प्लस log 1/3, सही है ना, 5 प्लस log 1/3, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा 5 माइनस log 3। समझे क्या बात को, और log 3 की वैल्यू हमें पता ही है, log 3 कितना होता है बेटा 0.48 ना, तो 5 में से 0.48 माइनस कर दो तो 4.52 आ जाएगा आपका pH। तो इस तरीके से बस ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेना होता है। अब आप सोचेंगे कि सर ये आपने 100 लेके किया है, अब 0.1 दिया था हमें, तो कितना दिया है 0.1, तो अब बेटा 0.1 का भी 25% निकालोगे, 0.1 का 25% न्यूट्रलाइज होगा ना, तो 0.1 का 25% सॉल्ट में जाएगा, तो ऊपर क्या लिखोगे 0.1 इंटू 25/100, ऊपर सॉल्ट का क्या लिखोगे 0.1 का 25% क्या लिखोगे 0.1 इंटू 25/100, तो नीचे एसिड का कितना बचेगा, एसिड का कितना बचेगा 75, तो 0.1 इंटू 75/100, तो देखो ना ये रेशियो है ना, रेशियो के अंदर कोई चेंज, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, आपको क्या कंसंट्रेशन दिया है क्या कंसंट्रेशन नहीं दिया है, क्योंकि आप देख ही सकते हो ये दोनों रेशियो है, ऊपर भी अगर 0.1 का 25% ले लो, नीचे 0.1 का 75% ले लो, उससे कोई चेंज होने वाला आंसर में नहीं है। तो आप हमेशा 100 मान के कर लिया करो, तो आपको काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं रहता है, किस कंसंट्रेशन पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो आई होप कि ये सवाल हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से करना है, ठीक है। आप हमेशा 100 मान लो और 100 का जितने परसेंट न्यूट्रलाइज करेगा उतना सॉल्ट में भेज दो, जितना न्यूट्रलाइजेशन होगा उतना सॉल्ट में, और जो बचा रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, एसिड के फॉर्म में रहेगा। और फिर आपका 0 से 100 के बीच, अभी मैंने आपको रूल बता ही दिया है कि कभी भी आपसे 0 से 100 के बीच की बात करेगा तो 0 से 100% के बीच में हमेशा ही क्या बनने वाला है आपका बफर, 0 से 100 के बीच में हमेशा ही क्या बनेगा बफर बनने वाला है, ये बता दिया है मैंने, ठीक है। तो हम लोग ये इसीलिए मैंने कहा ये सवाल ओरली हो जाते हैं, जैसे है ना, अगर मान लो आपसे बोला था कितना अभी 25% न्यूट्रलाइजेशन का, अगर 50% बोलेगा तो क्या होता, तो अब मैं इसे हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है कि क्या होना है किस तरीके से होना है, तो क्वेश्चन को भी हटा दिया जाए। हाँ, इसमें एक चीज और मैं जरूर समझाऊंगा, अगर सपोज करो क्वेश्चन में बोलता हमसे, क्वेश्चन में मान लीजिए आप बोला 50% न्यूट्रलाइजेशन, अगर बोलता कि आपने 50% न्यूट्रलाइजेशन कराया, 50% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, बता सकते हो क्या, इस पे पीएच बता सकते हो। 50% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है, एसिड का 50% किस में चला जाए, सॉल्ट में चला जाए, और 50% एसिड के फॉर्म में रह जाए, तो अभी भी बफर ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा बफर, तो बफर रहेगा तो फिर पीएच इज इक्वल टू क्या लगाओगे पीके, और प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड करोगे, तो 50% आपका सॉल्ट में जा चुका है, तो 50 ऊपर भी आएगा और एसिड का भी 50 बचा है, तो 50/50 log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पीएच बराबर किसके हो जाता है पीके। ये हमारा जेई में पूछा हुआ सवाल है ना, ये हमसे पूछा था कि इसको 50% न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, इसे आप क्या बोल सकते हो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट तो 100% पे आता है, तो 50% को हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोला जाता है, ये जेई में पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शंस में था। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे उसने लिखा था ऑप्शन में कि पीएच जो होता है हाफ पीके के बराबर होता है, तो गलत ऑप्शन है, पीएच किसके बराबर होना चाहिए पीके के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 50% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड का मतलब पीएच बराबर किसके हो जाएगा पीके के बराबर। चलो और मैं करवाऊं आपको, अगर मान लो आपसे बोला होता, इसलिए मैंने कहा ये
ओरली हो जाता है, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि ये परसेंटेज के हैं और ऊपर आप देख सकते हो रेशियो में, तो कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमसे बोले 75% न्यूट्रलाइजेशन, 75% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, तो बताओ कितना हो जाएगा बेटा? तो बता सकते हो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो 75% न्यूट्रलाइज होता है, जितने परसेंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो तो किस में चला जाएगा? सॉल्ट में, और बचा हुआ क्या रह जाएगा? एसिड। तो ऊपर लॉग सॉल्ट कितना हो जाएगा? जितने परसेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है वो सॉल्ट में चला गया 75, तो बचेगा कितना बेटा हमारे पास? एसिड 25। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? पीके प्लस लॉग 3। ठीक है ना? चाहे किसी भी कंसंट्रेशन पे हो, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है? रेशियो। जिस कंसंट्रेशन का परसेंटेज लोगे ऊपर भी वही लिखोगे, नीचे भी वही, तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाने हैं। और इवन मैंने आपको याद हो तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी मैंने बताया था जो फॉर्मूला में log a अपॉन a माइनस एक्स आता है, तो वो चूंकि कंसंट्रेशन का रेशियो होता है तो हम लोग वहां पे मोल्स भी डाल सकते हैं ना। वहां पे मैंने बताया था नॉर्मेलिटी भी रख लो, मोलरिटी भी रख लो, कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया 75 पे बोल दे। तो अगर सपोज करो अगर क्वेश्चन में हमसे बोल देता 100% न्यूट्रलाइजेशन, तब क्या करते? अगर क्वेश्चन में बोल दे 100% न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो फिर क्या होगा बेटा? तो अगर 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड हो गया, तो 100% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही हो गया कि हमारे पास अब बफर तो बना ही नहीं है। 100% न्यूट्रलाइजेशन होने का मतलब अब हमारे पास क्या बन चुका है? सॉल्ट बन चुका है। तो अब बेसिकली ये केस किसका हो गया? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। किसका केस हो गया? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो अब आप पीएच के लिए बफर वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, तब आपको पीएच किससे निकालना पड़ेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पीएच के फॉर्मूले से। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था? हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा पीएच को, क्योंकि 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड का मतलब हो गया अब सॉल्ट बचा है ना। तो सॉल्ट बचेगा तो पीएच हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C से निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो दो फॉर्मूले आपको, छोटे छोटे दो फॉर्मूले बता देता हूं आपको। अगर आपसे कभी पूछ ले कि परसेंटेज, ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, परसेंटेज नोट करके लिख लेते हैं इसे। परसेंटेज अगर मान लो x बोल दिया ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, x% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। अगर x% एसिड का न्यूट्रलाइज हो जाता है तो pH का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो अगर x% आपका एसिड का न्यूट्रलाइज हो जाता है तो pH के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? pH इज इक्वल टू x% न्यूट्रलाइज होने का मतलब होता है ये x 100 से छोटा होना चाहिए, 100 ना हो जाए, क्योंकि 100 हो जाएगा तब तो सॉल्ट बन जाएगा ना। तो अगर x% आपका न्यूट्रलाइज होता है तो आपके लिए pH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग, जितना परसेंट न्यूट्रलाइज होगा वो तो किस में चला जाएगा? सॉल्ट में। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका? नीचे आएगा एसिड का अमाउंट। तो एसिड कितना बनेगा? 100 माइनस एक्स। तो देखो ये आपके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला भी बन गया डायरेक्ट यहाँ पे, pK प्लस लॉग x अपॉन 100 माइनस एक्स। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बेसिक सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे बस केवल POH हो जाता, अगर बेस को न्यूट्रलाइज करते तो POH हो जाता, यहाँ पे pK भी हो जाता बस, और वो तो सेम रहेगा log x अपॉन 100 माइनस एक्स। और अगर मान लो एक तो परसेंटेज के टर्म्स में, दूसरा फ्रैक्शन के टर्म में, कभी कभी हमसे फ्रैक्शन भी बोल देता है, तो फ्रैक्शन f ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, फ्रैक्शन f ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। अगर f, तो फ्रैक्शन तो हमें पता है बेटा किसने में बताया जाता है? 1 में बताया जाता है। तो अगर फ्रैक्शन f के टर्म्स में बोले तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? pK प्लस लॉग, जितने फ्रैक्शन का हो गया न्यूट्रलाइजेशन वो तो सॉल्ट में चला जाएगा, और बचेगा कितना? 1 माइनस f। तो ये देखो ये फॉर्मूला हो जाता है अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में पूछ ले तो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी हमें स्पेशल बना लिए हमने शॉर्टकट के लिए, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस को ओरली हो जाता है। आपको जितने परसेंट बोले, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला होता कि 60% एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करना है, कितना? 60%। तो अगर 60% एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करना है बेटा, इसका मतलब 60 तो किस में चला जाएगा? सॉल्ट में, और 40 किस में जाएगा आपका? एसिड में बचा रह जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग, ऊपर रख दोगे 60, नीचे रख दोगे 40, क्योंकि ऊपर सॉल्ट आता है, नीचे हमेशा एसिड या तो बेस आता है। और 0 से 100 के बीच का कोई भी वैल्यू देगा तो मतलब वो हमेशा ही क्या रहेगा? बफर बना हुआ रहेगा। तो आप इन दोनों शॉर्टकट फॉर्मूलों को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो इनको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी करा देता हूं मैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना जरा सा। इस तरीके से कोई भी दे दे डेटा आपको 75, 90 है ना, 70, जो भी दे दे आपको, किसी भी परसेंटेज पे आप निकाल सकते हो, 30%, 40%, किसी पे भी पूछे, जितना परसेंट बोलेगा वो परसेंट किस में जाना है, सॉल्ट बनने वाला है उतने का, जितना न्यूट्रलाइज हुआ परसेंटेज वो सॉल्ट में जाएगा, और 100 में से उसको माइनस करोगे तो किस में बचा रह जाएगा, एसिड में। और कंसंट्रेशन से कोई लेना देना वहां पे नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन जब 100% करोगे आप, जब 100%, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का रोल जरूर है। इसके पीछे तक कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन का रोल आएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी आती ही आती है। तो यहाँ के लिए आपको 100% यूटिलाइजेशन पे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके आगे पीछे कंसंट्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, एक प्रॉब्लम हम लोग इसके ऊपर भी करते हैं, इन शॉर्टकट फॉर्मूलों के ऊपर छोटे मोटे सवाल किस तरीके से बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमें दे रहा है, कैलकुलेट डिफरेंस इन पीएच, कैलकुलेट डिफरेंस इन पीएच, पीएच बिटवीन, कैलकुलेट डिफरेंस इन पीएच बिटवीन 1/3 and 2/3 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। कैलकुलेट डिफरेंस इन पीएच बिटवीन 1/3 and 2/3 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। 1/3 और 2/3 न्यूट्रलाइजेशन एसिड का किया जा रहा है, तो उसमें आपको बताना है पीएच में क्या डिफरेंस आएगा। तो लगा सकते हो कि नहीं बेटा, इसमें कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है न्यूट्रलाइजेशन का, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर 100 से कम पे न्यूट्रलाइज करोगे तो आपका सॉल्ट बनने वाला है, और क्या बनने वाला है, एसिड, और बनेगा क्या, बफर। और बफर का पीएच मैंने बता दिया था, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, क्योंकि आप कितना भी डायलूट करो वो रेशियो है, तो रेशियो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसमें। तो कैलकुलेट डिफरेंस इन पीएच बिटवीन 1/3 एंड 2/3 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला भी गिवन है किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो देखो पहले, अगर पहले की बात करूं, 1/3 न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, 1/3 के लिए बात करो तो बेटा 1/3 न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, 1/3 तो किसमें चला जाए, सॉल्ट में, और बचा हुआ किसमें रहेगा, फिर एसिड में। तो 1/3 का मतलब हमारे लिए pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लो उसमें मैं pH1 बोल दो, तो pH1 इज इक्वल टू pK, एसिड के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं उसे pK ही मान लेता हूं अभी, pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो कितना न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, 1/3 न्यूट्रलाइज हुआ है, मतलब 1/3 किसमें चला गया, सॉल्ट में। तो बेसिकली आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लो, फ्रैक्शन कितना दे दिया, 1/3, तो नीचे कितना बचेगा, 1 - 1/3, ठीक है ना। तो लॉग ऊपर कितना, 1/3, ये तो चला गया सॉल्ट में, और 1/1 - 3 ये किसमें बचा रह गया, एसिड में। तो ये कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ से देखो बेटा, pH1 इज इक्वल टू हो जाएगा pKa प्लस, ये 1/3 है, ये 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2/3, तो इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस लॉग 1/2, प्लस लॉग 1/2, और लॉग 1/2 को हम लोग माइनस लॉग 2 तो लिख ही सकते हैं, मतलब हमारा pH1 कितना आ गया, pK माइनस लॉग 2, ठीक है। और अगर 2/3 न्यूट्रलाइजेशन बोला है तो क्या करना है, 2/3 का मतलब क्या है बेटा, 2/3 को हम लोग pH2 बोल देता हूं मैं, अगर तो 2/3 न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, pK तो रहेगा ही रहेगा, प्लस लॉग ऊपर कंसेंट सॉल्ट का, तो सॉल्ट कितना बनेगा, 2/3 बन चुका है। अब बेसिकली इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऊपर आपका 2/3 आ जाएगा, नीचे 1 - 2/3, तो यहाँ से pH2 कितना आ जाएगा हमारे लिए, तो pH2 हो जाएगा आपका बेटा pK प्लस लॉग, देखो 2/3 है और ये 3 - 2/3, तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 है और 1/3, तो 3 से 3 कटेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, pK प्लस लॉग 2। और हमसे पूछा है दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस पूछा है तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस के लिए क्या कर दोगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो डिफरेंस इन pH क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन pH डेट इज डेल्टा H, डेल्टा pH, तो डेल्टा pH इज इक्वल टू क्या, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो pH2 माइनस pH1 कर देंगे, तो pH2 में से pH1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो pK से pK तो कट जाना है ना, pK प्लस लॉग 2 माइनस pK माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 2, तो pK से pK तो बेटा कट जाएगा,
तो हमारा डिफरेंस इन पीएच कितना आ जाएगा 2 log 2, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 2 log 2। तो ऐसे खूब क्वेश्चन छोटे मोटे बना के इस तरीके से हमें दे सकता है। जैसे आप एक और मान लो, एक और प्रैक्टिस कर लो। अगर आपसे बोला होता कि 1/4 एंड 3/4 न्यूट्रलाइजेशन का डेल्टा पीएच बताओ, अगर आपसे दे देता डेल्टा पीएच फॉर 1/4 एंड 3/4 न्यूट्रलाइजेशन, तो क्या करते बेटा? देखो इसलिए मैं कह रहा हूं ये ओरली हो जाते हैं, आप दिमाग में ही बना लो। 1/4 और 3/4 न्यूट्रलाइजेशन कराने का मतलब है आपका कि 1/4 तो किस में जाना है, आपका सॉल्ट में जाना है, और 3/4 कराने का मतलब 3/4 किस में जाना है, सॉल्ट में जाना है। तो 1/4 अगर सॉल्ट में जाएगा तो ऊपर कितना रखते बेटा, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग, ऊपर रखते 1/4, तो नीचे कितना आता 3/4, क्योंकि 1/4 अगर एसिड सॉल्ट में बदला है तो 3/4 एसिड में रहेगा। ऊपर 1/4 नीचे 3/4, तो कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाता। कितना आ जाता लॉग के पास 1/4 अपॉन 3/4 कर देते ना। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? देखो क्या लिखते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लिखो, है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या लिखते pK प्लस लॉग, ऊपर रखते 1/4, तो नीचे कितना आता बेटा 3/4, तो इसका मतलब ये क्या आ जाता आपका pK माइनस log 3 हो जाता, क्योंकि 4 से 4 कटता, 1/3 का मतलब माइनस log 3, और 3/4 का मतलब क्या रखते आप लोग pK प्लस लॉग, ऊपर कितना रखते बेटा 3/4, तो सॉल्ट में चला गया, तो नीचे कितना बचता 3/4 में से 1 में से 3/4 जाएगा तो 1/4, तो ये कट जाता। तो ये देखो ये कितना आ जाता आपका pK प्लस log 3। तो अगर दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा है डेल्टा पीएच, तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस करोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता बेटा, डेल्टा पीएच इज इक्वल टू आ जाता 2 log 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज डिफरेंट केसेस हमें डिस्कस करने हैं। तो जैसे हम आज तो नहीं शुरू कर रहा हूं मैं इसे, है ना, कल की क्लास में करूंगा, क्योंकि हमें तब उसके हिसाब से जो भी निकल के आएगा पीएच की वैल्यू, उसके हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करना है। तो आज तो बस हमारा टाइट्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का ही हो गया कि टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में करना क्या है, किस किस तरीके से आपको निकालना है। और अगर इन तरीके के सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि पीएच निकालो इतने परसेंट न्यूट्रलाइजेशन पे, तो मैंने बता दिया आपको कि किसी भी परसेंटेज न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच पूछेगा 100 से कम अगर है, क्या क्या ध्यान रखना है, 4 चीजों पे निकालना है। सबसे पहले t बराबर 0 पे, मतलब वो बिल्कुल स्टार्ट होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज आपका होता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, जहां पे आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आपका बफर बनेगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपका केवल और केवल वो चीज बचेगी जो ब्यूरेट के अंदर भरी गई होगी। ठीक है, तो पीएच उसकी वजह से। तो ये 4 पॉइंट्स को बस दिमाग में रखो। तो आज हमने इनके ऊपर जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं न्यूट्रलाइजेशन वाले वो लिए हैं। कल हम लोग अलग अलग केस स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन ऑफ, जो आज हमने किया है, हमने क्या लिया था, वीक एसिड नीचे लिया था और ऊपर क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कल हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। केस 1 हम लोग लेके स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड हमारा वही लेंगे, एसिटिक एसिड को ले लेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH में ले लूंगा। और फिर मैं दिखाऊंगा टाइट्रेशन में अगर वॉल्यूम को ड्रॉप वाइज आपने ऐड किया, 10 ml 20 ml 25 ml लेते जाओ, तो एक बार तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पीएच आएगा, और उसके पीछे हमेशा बफर से आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग पीएच डिटरमाइन करेंगे किसके बेसिस पे बेटा, जो भी ब्यूरेट के अंदर भरा होगा। और उसके बाद एक कर्व बनाएंगे हम लोग पीएच वर्सेज वॉल्यूम का। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं वहीं से कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो आज हो नहीं पाएगा हमारा कवर, तो हम लोग कल वहीं से अपना करते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं यही स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।